हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं 15 इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी एमसीक्यूज को सॉल्व। ये जितनी भी एमसीक्यू वीडियोस होती हैं मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सभी एमसीक्यू वीडियोज़ को एक एक करके देख सकते हो। एक और प्लेलिस्ट है जो कि अवेलेबल है चैनल पे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट्स अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स है सोशियोलॉजी के बारे में मैं सारे के सारे इसी में ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप किसी भी सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस ऐसा कोई एग्जाम जिसमें सोशियोलॉजी आती है, तो आप उसको देख सकते हो। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। देयर इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यू मैराथन। अगर आप एमए एंट्रेंस एग्जाम या सीवीटी पीजी किसी भी डिसिप्लिन से, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी अगर आप डिसिप्लिन के हो और आपके पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें 52 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं अच्छी तरीके से आपको एमसीक्यूज प्लस थ्योरी समझा पाऊँ। लंबी है वीडियो बट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। So let's start our video and our first question is power is intimately linked to knowledge. Who said this? Bourdieu, Giddens, Foucault या Beck? Always remember this thing कि power is knowledge is given by Foucault. ठीक है? Next is what term is used by Durkheim to understand the totality of beliefs and sentiments common to average citizens of the same society forms a determinate system which has its own life. The totality of beliefs and sentiments common, which are common to average citizens of the same society, मतलब maximum, मतलब ज़्यादातर citizens या लोगों के बीच में ये सेंटिमेंट्स और बिलीव्स कॉमन है। तो ये क्या चीज़ है? डिवीजन ऑफ लेबर है? नहीं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी? नहीं। इट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? इट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द कॉमन बिलीफ या सेंटिमेंट जो कि लोगों के बीच में है। थर्ड क्वेश्चन इज which feminist perspective focuses on interconnectivity of patriarchy and capitalism? patriarchy और कैपिटलिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कनेक्टेड हैं, ये किस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने कहा है, या ये कह दीजिए किस स्कूल ऑफ फेमिनिज्म ने कहा है? लिबरल? नो, लिबरल के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। रेडिकल वाले जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं पेट्रियार्की को कि हर चीज़ का जो मतलब औरतों के शोषण का जो कारण है वो पेट्रियार्की है। मार्क्सिस्ट नहीं है, मार्क्सिस्ट तो कैपिटलिज्म सिस्टम या कैपिटलिस्ट सिस्टम को मानते हैं। सोशलिस्ट फेमिनिज्म का जो स्कूल है वो ये मानता है कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म साथ मिलके जो है वो औरतों की दुर्गति का वो है कारण है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्रॉपर्टी रिलेशंस? प्रॉपर्टी रिलेशंस या ये कह दीजिए जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है इन चारों में से? क्लासेस? क्लास में तो है। अगर आप कार्ल मार्क्स के टर्म्स में देखोगे तो एक प्रॉपर्टी क्लास है, या ये कह दीजिए एक ऐसी जो रूलिंग क्लास है उसके पास प्रॉपर्टी है, और जो वर्किंग क्लास है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये तो नहीं है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी होती है। कैसे? क्योंकि एग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास ज़मीन है, और जो टेनेंट्स हैं या ये कह दीजिए जो वो हैं लेबरर्स हैं, उन जो खेती बाड़ी करते हैं उस ज़मीन के ऊपर, लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे, उनके पास ज़मीन नहीं है। तो ये भी है, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे पूछा नॉट रिलेटेड। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही है, एक मालिक या ये कह दीजिए रूलर या लॉर्ड एंड या ये कह दीजिए इनको बोलते हैं हैव्स, और जो दूसरे हैं वो हैव नॉट्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या ये कह दीजिए जो वर्किंग क्लास है। तो ये तो है, ठीक है ना? लेकिन मॉनेटरी रिलेशंस में ऐसा कोई प्रॉपर्टी का रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? हम ये नहीं कह सकते कि मॉनेटरी का मतलब क्या? मॉनेटरी मीन्स मनी, ठीक है ना? तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इकोनॉमी हैज 3 सेक्टर। हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। विच सेक्टर हैज विटनेस मार्क्ड ग्रोथ इन द लास्ट 25 सेंचुरी? अगर मैं इसको दूसरी तरीके से भी फ्रेम करूं इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है, देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है तीनों में से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है? प्राइमरी में आते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले,
सेकेंडरी में आते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना, और टर्शरी में आते हैं हमारी सर्विस क्लास। सर्विसेज कैसे, जैसे लाइक टीचिंग, टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है ना। तो ये जो, या हॉस्पिटल, वो सॉरी, होटल मैनेजमेंट इज अ सर्विस। तो ये जो सर्विसेज हैं टर्शरी सेक्टर में आती है। तो ऐसी कौन सा तीनों में से सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है? 25 साल यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये कह दीजिए ना, सबसे आगे है जो सेक्टर, वो है टर्शरी सेक्टर, या ये कह दीजिए सर्विस सेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, this is true in today's context. सर्विस सेक्टर इज द बिगेस्ट सेक्टर, या ये कह दीजिए जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश के, वो है ही सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. What term is used to describe the gap between the living conditions of some groups and those enjoyed by the majority of the population? ठीक है ना। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? लिविंग कंडीशंस ऑफ सम ग्रुप्स एंड दोज एंजॉयड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप। इनफोर्स पावर्टी नहीं है, दिस इज नॉट द कल्चरल पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी में तो ये हो जाता है ना कि आपके बेसिक जो नीड्स हैं या बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, लाइक फूड, वाटर, ठीक है ना, शेल्टर, मतलब आपको उतना खाना भी नहीं मिल पा रहा, वो साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा जितने में आप जी सकते हो, मतलब आप जिंदा रह सकते हो, वो वाला एब्सोल्यूट, वो तो एब्सोल्यूट पावर्टी होती है। इट्स रिलेटिव पावर्टी, बिकॉज रिलेटिव पावर्टी ये शो करती है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास मारुति है, ठीक है ना, और किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू है, या चलो आपके पास मारुति भी नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास बाइक है, और जो बाकी है वो गाड़ी है, उनके पास कार है या बीएमडब्ल्यू है, जो भी कह लो। तो दिस गैप इज बेसिकली व्हाट, this gap basically shows the relative poverty thing. Next question is question number 7. In which report the United Nations introduced the term sustainable development? I think in the previous video, जिससे पहले हमने वीडियो करी थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपकी नीड हो, एक्स्ट्रा यूज ना करें, ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा, जो उतना ही यूज, इसलिए अगर आप उतना ही यूज करेंगे जितना आपको नीड है, तो आप फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या करोगे? बचत करोगे, ठीक है ना, उनके लिए बचत बचत करोगे, उनके लिए बचाओगे। तो ये कौन सी रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? द आंसर इज अवर कॉमन फ्यूचर। तो अवर कॉमन फ्यूचर वाज द रिपोर्ट, नेम ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, या यूनाइटेड नेशन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 8. whose work on stigma led to the emergence of disability study? ये जो स्टिग्मा नाम का वर्क है ना, वो किसका है? ये बेसिकली इतना पूछ रहे हैं। तो शूट्स का है, मीट का है, पार्सन का है, इट्स ई गॉफमैन। आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन असाइलम एंड स्टिग्मा, इन दोनों कामों के ऊपर, या इसमें जो जो उन्होंने बात करी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी इन्होंने गॉफमैन ने दिए हैं, उनके बारे में मैं जल्द आपको बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्राइम एंड डेवियंस का जो यूनिट होता है ना सोशोलॉजी में, उसमें स्टिग्मा एंड असाइलम जो वर्क है, वो मैंने शेयर किया हुआ है अपने स्टडी मटेरियल में। तो आप, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इन द फ्यूचर वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. सब कल्चर रिफर्स टू व्हाट? एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है अपने कल्चर या अपनी सोसाइटी को सुपीरियर मानना, ठीक है ना, अपने आगे किसी और को नहीं देखना, बाकी लोगों को इन्फीरियर और अपने कल्चर को सुपीरियर मानना। होमोजेनिटी ऑफ कल्चर। काउंटर कल्चर, काउंटर कल्चर का मतलब होता है लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी डोमिनेंट कल्चर, मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी कल्चर को बिलोंग करते हो, और कुछ लोग आपके कल्चर में डिसअप्रूव करते हैं, या इतना ज़्यादा उनको नहीं पसंद है आपके जिस तरीके से आपका कल्चर फंक्शनिंग करता है, और वो अपना एक काउंटर कल्चर बना लेते हैं, मतलब वो थोड़े नाराज हो गए या किसी भी कारणवश वो इसको छोड़ के अपना एक अलग से विरोधी कल्चर बना लें, दैट, या ये कह दीजिए अपना अलग से कल्चर बना लें, तो दैट वुड बी द काउंटर कल्चर। कॉमन लाइफस्टाइल। तो सब कल्चर का क्या मतलब होता है? सब कल्चर मतलब ये होता है कि द आंसर वुड बी द कॉमन लाइफस्टाइल। एथनोसेंट्रिज्म इसमें हो नहीं सकता। सब कल्चर का मतलब ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल होता नहीं है, जो छोटे छोटे डिविजन्स कर दिए, लाइक देयर इज अ डोमिनेंट कल्चर और इसमें छोटे छोटे कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक इंडिया। इंडिया आप मान लो एक बड़ा सा देश है, उसमें कितने सारे कल्चर्स रहते हैं, या हम नेशंस कह सकते हैं। तो हाँ, मतलब ये जो अलग अलग कैटेगरीज है ना, दे हैव समथिंग कॉमन विद इन देम। तो दिस दैट्स व्हाई सब कल्चर रिफर्स टू द कॉमन लाइफस्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टम को हम और क्या कह सकते हैं? कस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोकवेज, मोरेज, लॉज या वैल्यू। द आंसर इज फोकवेज। तो फोकवे वुड बी द राइट आंसर फॉर कस्टम्स। कस्टम्स क्या होती है? जो डेली के रिचुअल्स होते हैं ना आपके, या ये कह दीजिए डेली कह दो या रिपीटेड रिपीटेड रिचुअल्स जो होते हैं ना आपके, हैबिट्स, दे बिकम इवेंचुअली दे बिकम व्हाट? कस्टम। ठीक है ना, तो ये कस्टम में बदल जाते हैं। ठीक है ना, बट रिपीटेड होने चाहिए। लाइक हर कल्चर या हर फैमिली का कुछ ना कुछ कस्टम होता है, हर सोसाइटी का कुछ ना कुछ कस्टम्स होते हैं। कस्टम मीन्स कुछ रिचुअल्स होते हैं उनके जो वो फॉलो करते ही करते हैं, एंड ये जो फोकवेज हैं उनको हम कस्टम कह सकते हैं। Question number 11. The Kerala High Court in Fahima Shireen versus the State of Kerala case in 2019 declared the right to internet access as a fundamental right, forming a part of right to privacy and right to education under Article what of the Constitution? Okay, so let me tell you about Article 21, which we call it a fundamental right. जो हमारा fundamental right है, and which says that there is a right to लाइफ एंड लिबर्टी। तो बेसिकली जो टाइटल है ना इस आर्टिकल का, यही कहते हैं फंडामेंटल राइट का, वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बट आप कैसे डिफाइन करते हो कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिबर्टी? तो ये आप जो राइट है या ठीक है ना, जो राइट और लाइफ एंड लिबर्टी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21 एक आया था ना, which has been included through article 21A, and जैसे ही राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, ये सब क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है ना, और ये सब आते किसके अंदर हैं? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर। तो आंसर है आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। द स्टडी ऑफ सिंबल्स एंड साइंस को हम क्या कहते हैं? हर्मेन्यूटिक्स नहीं, अमीनोसेंटेसिस नहीं, साइकोटोसिस नहीं, इट्स सेमी सेमीओटिस। Question number 13. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोल्यूशन फॉर एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 की जो उनकी अनडिलीवर्ड अनडिलीवर्ड स्पीच है, ये मतलब ये उनकी एक स्पीच है। आप देखोगे बुक, ये जो स्पीच है ना, ये छोटी सी बुकलेट मिल जाती है मार्केट में, अवेलेबल होती है, मेरे पास भी थी। एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, ये बेसिकली एक उनकी स्पीच है जो कि अनडिलीवर्ड थी, इन्होंने कभी डिलीवर नहीं करी। तो इसमें उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया? एनिलेशन का मतलब होता है खत्म करना, मतलब कास्ट का खात्मा। ठीक है ना, कास्ट का जो खात्मा है वो किस तरीके से हो सकता है, क्या सोल्यूशन दिया? रिजर्वेशन इन जॉब्स, नहीं रिजर्वेशन उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया है। लीगल एक्शन ये सब नहीं। इंटरकास्ट मैरिजेस, कि हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए कि दो कास्टों के बीच में शादी कराओ, दैट वुड बी द दैट वुड हेल्प इन खत्म करिंग, या ये कह दीजिए खात्मा करिंग ऑफ कास्ट। Question number 14. The function of coularing among the agnots is, this is a famous work by Malinowski, and I have also made a video on the agnots of Pacific Ocean। ये जो इनकी बुक है agnots of Pacific Ocean, ये एक बुक है इनकी मेलेनोस्की जी की, और इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, बिकॉज इसमें इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए रिसर्चर को, ये सब बातें उन्होंने करी हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बहुत बार हर बहुत सारी वीडियोस में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। तो ये बता रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है कूलरिंग का। स्टेटस इन्हांसमेंट एंड इंटीग्रेशन, हाँ ये हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल गुड्स इन सोसाइटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि मतलब एम ये नहीं है कि स्पेशल, ऑफ कोर्स इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, रेड शेल्स एंड दिस वाइट शेल्स का एक्सचेंज होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे इसका जो एम है वो, मतलब जो कहते हैं ना, जो मेन काम है वो इसका ये नहीं है कूलरिंग का, टू सेटिस्फाई द प्राइमरी नीड्स, नो, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। जो इनका मेन है वो कहते हैं ना प्योर जो फंक्शन है इसका, वो ये है कि स्टेटस इनहेंसमेंट एंड इंटीग्रेशन, मतलब भाईचारा बना रहे। और वो कहते हैं ना, जिसको ये जो ऑर्नामेंट्स है ना, जिस भी मतलब ये, क्योंकि एक टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड शेल इधर जा रहा है, इस पार्टी के पास जा रहा है, व्हाइट वाला इसके पास जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा ना कि जिसके पास भी ये ऑर्नामेंट्स होंगे, ये चीजें होंगी, मटेरियल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो बेसिकली उनका ना स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाएगा, ये बात होती है इसमें। Question number 15, and it's the last question. A dash is anything that carries a particular meaning recognized by the people who share a culture. Carries a particular meaning. ऐसी कौन सी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है? वैल्यू, बिलीफ, मॉरल, सिंबल। ऑफ कोर्स एक बात बताओ, ये मैं क्रॉस बनाती हूँ, तो क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके लिए ये सेक्रेट चीज है,
ठीक है ना। क्रॉस उनके लिए सीक्रेट चीज है। अगर आप कभी कोई अगर आप में से कैथलिक स्कूल में पढ़ा है तो आप देखोगे जो फादर्स और सिस्टर्स होते हैं वो हमेशा गले में एक माला पहने रहते हैं जिसपे ऐसे क्रॉस बनी होती है, और इस क्रॉस का उनके लिए कोई ना कोई महत्व होता है। क्रिश्चियन जो चर्चेज होते हैं उसमें भी क्रॉस ऊपर बना होता है, तो इसका कोई ना कोई महत्व है, तो दिस इज अ सिंबल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितनी भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।